आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं समाचार तरंग और आज हम आपको राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी जानकारी आज के समाचार तरंग में देने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वस्थ आहार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और इससे न केवल हमारी शारीरिक बल्कि मानसिक सेहत भी प्रभावित होती है। आज हमारे साथ हैं जानी मानी डाइटिशियन नेहा दुआ जी, जो हमें इस विषय में विस्तार से जानकारी देंगी। नेहा जी, आपका आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। श्रोताओं, आज की इस चर्चा में न्यूज रूम से मेरा साथ दे रहे हैं आकाशवाणी के वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शीला जी। नेहा जी, मेरा सबसे पहला तो यही जानना रहेगा कि राष्ट्रीय पोषण माह का क्या महत्व है और किस उद्देश्य से ये मनाया जाता है। 2017 से पहले हमारा 1 से 7 सितंबर सिर्फ एक न्यूट्रिशन वीक यानी कि जो पोषण तत्व है इनके लिए हमारे एक सप्ताह के लिए आयोजन किया जाता था संपूर्ण भारत में। उसके बाद 17 और 18 के बाद क्योंकि अनीमिया खून की कमी होने के कारण इसका डेटा सबसे ज्यादा मिला था, तब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको पोषण माह के रूप में लिया। उस पोषण माह के रूप में लेने से इसमें हर इंसान में जागरूकता आई पोषण से रिलेटेड। हमारे मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स जिसे कहते हैं, उसके लिए 2023 में पूरा साल हमने उस पर डेडिकेट कर दिया था। इसके अलावा बहुत सारी और रीजंस है, जैसे बच्चों के ग्रोथ, जो उनका विकास, इन सब चीज़ों के लिए पोषण माह की नीड थी। हर इंसान के अंदर, हर इंसान खाना खाता है और दिन में 3 बार खाता है, लेकिन वो सही खा रहे हैं या नहीं, इसकी जागरूकता जब तक अंदर से नहीं होगी तब तक आप कुछ भी खा लीजिए, वो सही पोषण आपको नहीं देगा। जैसे कि एक सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ, हम सबका खून होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन 3 चीज़ों से मिलके बनता है, सिर्फ एक चीज से नहीं होता। कहते हैं ना, आयरन खा लो, फॉलिक एसिड खा लो, दवाई खा लो या हरे पत्तेदार सब्जियां खा लो, लेकिन वो किस मात्रा में, किस समय पे, किस तरीके से खाना है, ये कोई नहीं बताता। उसके लिए हम जैसे लोग एक्सपर्ट बैठे हैं। तो एक थाली में क्या रहना चाहिए, वो सारी चीज़ों को हर इंसान को, चाहे वो गांव में बैठे हैं, चाहे वो शहर में हैं, चाहे वो कहीं भी हैं, उनको अगर इस बारे में मालूम होगा तभी वो सही पोषण हमारे शरीर को लगेगा, और वो शरीर में लगेगा तभी वो हमें रोज़ की हमारे काम करने की, जो हमारी जीवन शैली है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें बिल्कुल सही राह दिखाएगा। तो आपने नेहा जी बताया कि पोषण युक्त थाली, तो पोषण युक्त थाली का मतलब क्या हुआ, और एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति है, उसको अपने खान पान के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक थाली के अंदर बेसिक 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, जो 5 बेसिक हमारे पोषण तत्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि हमारे अनाज। फिर आता है हमारी दालें जो हमें प्रोटीन्स देती हैं, बॉडी बिल्डिंग। हर सेल हर 1 महीने बाद टूटता है और उसकी जगह नया सेल बनता है। इस टूटने और बनने के, जिस इज वेयर एंड टेयर ऑफ टिश्यूज़, को हम प्रोटीन से मापते हैं, जो कि हमें दालों से, दूध से, अंडा, चिकन, फिश कोई खाता है तो उन चीज़ों से मिलता है। उसके बाद मैं बात करती हूँ तो हमारी आधी प्लेट कम से कम फल और सब्जियों से भरी हुई होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम भोजन खा रहे हैं तो हमारे पास सलाद होना चाहिए और सब्जी होनी चाहिए, लेकिन अगर हम कोई छोटा मील खा रहे हैं या स्नैक खा रहे हैं तो उसमें हम फल का उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक दिन में तकरीबन हम 3 फल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक गाइडलाइन है, हमें हमारी जो नेशनल काउंसिल है, ICMR एंड न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट, इन दोनों संगठनों ने मिलकर इन गाइडलाइंस को बनाकर और हर इंसान के लिए अवेलेबल कर रखा है, बस उसे समझने की ज़रूरत है। नेहा जी, जैसे छोटे बच्चे के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण माँ का दूध ही होता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो उस वक्त उसकी आहार की आवश्यकताएं
और इसी तरह से खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए किस तरह का आहार होना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं और बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं ना बच्चे बूढ़े एक समान, उन दोनों की न्यूट्रिशन नीड्स में मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो घी और तेल की मात्रा सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। घी एक ऐसा फूड है जो छोटे बच्चों को बहुत अच्छे से ग्रोथ देता है। इवन 60 के ऊपर वाली जो जनरेशन है, अगर उन्हें कोई मेडिसिनल या कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है तो उन्हें भी घी और तेल का कम से कम 10 ग्राम मिनिमम इनटेक लेना चाहिए, क्योंकि उसी से ऊर्जा शक्ति उनकी उसी से मेंटेन होगी। लेकिन अगर आपको उसके अलावा कोई मेडिकल, अगर कार्डियक की मतलब दिल की बीमारी है, तो हम घी तेल अवॉइड करेंगे। सिमिलरली प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, यानी कि जब जापा होता है तब भी कहते हैं ना, पहले के ज़माने में लड्डू खिलाते थे, वो इसीलिए खिलाते थे क्योंकि उसमें घी होता है। घी से एक जो भी महिला है उनकी बेसिक नीड यानी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट मीटअप होगी, और जहाँ एनर्जी ऊर्जा शक्ति पूरी होगी तभी आप बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे भोजन में, उन सबको वो शरीर में पूरी तरह से लगेंगे, जिससे हम हमारा मसल मास मेंटेन कर सकते हैं और हम हमारे जो भी डेफिशिएंसीज हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया, उन सब के नीड्स पूरी कर सकते हैं। जब तक प्रोटीन्स पूरे नहीं होंगे तब तक कोई भी और हमारे मिनरल्स, जैसे कि जो छोटे ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं हम उन्हें, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं मीटअप हो सकती। उसके लिए आपका वो प्रोटीन्स होना बेहद ज़रूरी है। बच्चों में जैसे घी का इस्तेमाल होना चाहिए, उसके बाद प्रोटीन्स आते हैं, साथ में कार्बोहाइड्रेट। जब तक हमने अनाज ही नहीं दिया किसी को तो वो अनाज लगेगा नहीं शरीर को, तो कैसे, जैसे क्योंकि इन तीनों में जो आपने बात करा लाइफस्टाइल की, मतलब लाइफ साइकिल की, बच्चे, बुजुर्ग और हमारे जितने भी प्रेग्नेंट और फिजियोलॉजिकल एज वाली होती हैं फीमेल्स, उन सब में रिक्वायरमेंट्स नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। नेहा जी, एक ये भी मेरा सवाल है कि बच्चे और महिलाएं और बुजुर्ग जो हैं उनके लिए हड्डियों की मजबूती भी बहुत ज़रूरी होती है, तो उसके लिए उनको क्या ख़ास तरह की चीज़ें अपनानी चाहिए? सबसे अच्छा है हमारे बेसिक आहार में दूध। दूध एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर विटामिन सी के अलावा सारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास। तो अगर हम हमारे डाइट के मतलब अगर दूध, दही, छाछ इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये तीनों लाइफ साइकिल्स के ग्रुप हम एड्रेस कर सकते हैं बेसिक एक न्यूट्रिएंट्स, एक खाने की चीज़ से। बाकी अगर हम फूड डाइवर्सिटी का नाम होता है कि जितने अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा हमारे न्यूट्रिएंट्स मीटअप होंगे और उतने बॉडी हमारी खुश रहेगी। जब हम खुश रहेंगे, तन खुश रहेगा तो मन खुश रहेगा। जब दोनों चीज़ें अच्छे से चलेंगी तो ओवरऑल हमारी लाइफ साइकिल अच्छी रहेगी। राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में शाकाहारी लोग भी हैं और ऐसा माना जाता है कि विटामिन B12 और प्रोटीन की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है। उन लोगों को, ऐसे जो लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए? सर, ये बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि B12 और प्रोटीन्स की कमी बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसका कॉमन होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी डाइट। हमारे गांव के लोग भी ना सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? राबड़ी में प्रोटीन्स हमारे पास पूरे नहीं होते हैं, तो वो कहाँ से? और दाल सिर्फ हफ्ते में कभी एक बार रात को खाएंगे, तो जब प्रोटीन्स खाएंगे ही नहीं तो शरीर को मिलेगा कहाँ से? तो दूध, दही, छाछ, हमारी जितनी भी दालें हैं, राजमा, चने, छोले, लोबिया, कड़ी, गट्टे, मूंग, मसूर, मोट, ये सब चीज़ों का उपयोग करना बेहद ज़रूरी है। अगर इन सब चीज़ों का उपयोग, हमारे इतनी मूंगफली आती है राजस्थान में, बाजरा है, इन सब चीज़ों को अगर हम हमारे खाने की प्लेट में रखेंगे तो हमारे को कभी ये कमियां आएंगी ही नहीं। दिन की 3 कटोरी दाल, जैसे मेरे पास कई सारे, मैं पंचायती राज में लिया था तो वहाँ पर वो जितनी भी लेडीज़ थी, सरपंच वगैरह, उन्होंने मुझसे क्या बोला कि मैम हम नाश्ते में सुबह ऐसा क्या खाएं जिससे हमें प्रोटीन मिला, हम तो टोस्ट के साथ चाय पीते हैं। तो हमने कहा कि टोस्ट के साथ चाय पीना सही नहीं है, उसकी जगह आप मूंगफली या चने रात भर भिगो लो और सुबह उसको खाओ, तो वो आपके लिए ज़्यादा पौष्टिक है। फिर मैंने उनको बताया कि उनको एक समय का फल रखना चाहिए। उसके बाद दोपहर के खाने में या मिस्सी रोटी ले ली दही के साथ, तो आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा हो सकता है। अगर आपकी सादी रोटी है, बाजरे की रोटी है, तो आप उसके साथ कोई सी कड़ी या आप दाल का उपयोग करें। रात के समय भी अगर आप दाल नहीं खा रहे हैं तो आप आटा दाल से गूंद लीजिए।
आप उसकी रोटी बना लीजिए। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हर महिला या हर परिवार इसे अपनाए तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। नेहा जी, आपने ये बोला कि खाने में अगर बहुत तरह की वैरायटी होगी तो सभी तरह का न्यूट्रिशन जो है वो हमें मिलने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है कि सतरंगी थाली के बारे में बात की जाती है जी, उसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल। जैसे अगर राजस्थानी थाली की ही बात करूं तो उसमें कितना प्रॉपर होता है ना। हमारे पास कड़ी होती है, गट्टे होते हैं, दाल होती है, बाटी होती है, चूरमा रहता है, मिर्ची रहती है, कैर सांगरी रहती है। इसमें ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हमें दही का सोर्स मिल गया कड़ी के लिए, छाछ, हमें दालें मिल गई प्रोटीन्स के लिए, हमें अनाज के रूप में बाटी मिल गई, हमें गट्टे मिल गए। ये बारिश के सीज़न में तो सबसे ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि हमारी प्यास गर्मियों के बाद सीधे ही जैसे बारिशें आती है तो हमारी प्यास कम हो जाती है। हर इंसान पानी कम पीता है। गर्मियों में तो गर्मी होती है तो अपने आप पानी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर बारिशों के सीज़न में कम होता है तो इन्फेक्शंस बहुत होते हैं। इन्फेक्शंस को बचाने के लिए जब हम बेसन की चीज़ों का उपयोग करते हैं तो प्रोटीन्स ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोटीन्स यानी कि आपकी इम्यूनिटी पावर है वो बेटर हो जाती है और आप ये जितने भी वायरल इन्फेक्शंस इस समय, डेंगू, इन सब बीमारियों से ओवरकम करने में बहुत हेल्प करता है। एक और बात पूछना चाहूँगा मैं कि जो लोग जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं हैं, गरीब हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो फल खा सकें, उनके लिए कुछ ऐसी टिप्स भी बताइए कि वो कम संसाधनों के अंदर अपनी पोषक ज़रूरतों को पूरा कर सकें। बिल्कुल सही सर। तो इसे हम कहते हैं लो कॉस्ट रेसिपीज़ बनाते हैं हम इससे। जैसे हमारे मुरमुरे हो गए, गुड़ हो गया, हाँ, हमें बहुत आसानी से मूंगफली मिल जाती है, मूंगफली नहीं है तो चने का सत्तू, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो इजीली आप लड्डू बना सकते हैं या आप इसको आपकी रोज़ की खाने की रोटी में मिलाकर उसे उपयोग में ले सकते हैं। फर्दर अगर मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहूँ तो हम आटे के या बाजरे के लड्डू या कुछ भी इनकी रोटी या इनकी खिचड़ी यूज़ करते हैं तो लो कॉस्ट में भी वो बहुत हेल्प करता है क्योंकि बाजरा गेहूं से सस्ता है क्योंकि राजस्थान इज़ द लीडेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। जी नेहा जी, हमारा जो समय है वो और इजाज़त नहीं दे रहा है। चलते चलते हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे संदेश चाहेंगे। थैंक यू मैम मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और ये मेरा जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक पैशन है कि हर इंसान को अपने सही भोजन को जानने की ज़रूरत है, वो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड मुझे लगता है जब सब अपने लिए अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे और व्यायाम करेंगे तो सब हर इंसान स्वस्थ रहेगा। WHO की तरफ से हेल्थ की डेफिनेशन है कि हेल्थ इज़ नॉट मेयरली जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, इट इज़ हाउ यू आर मेंटली, सोशली, इमोशनली एंड विद योर ओन फिजिकल एक्टिविटी फिजिकली। दिस इज़ द बेसिक पंच लाइन फ्रॉम गवर्नमेंट। बट ये एक छतरी की तरह है हेल्थ। हमें इन सारे पैरामीटर्स को मीटअप करना और उसको अपने लिए समझना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस हेल्थ शब्द को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो अपने अंदर झांककर उसकी हर बारीकी को समझें। कई लोग मेरे पास आते हैं कि हमें केले से कब्जी हो जाती है, छाछ पीने से कफ हो जाता है। आप उसे समझिए, क्या सच में वो आपके शरीर को हार्मफुल है या नहीं है, वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेहा जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, चलने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया सुप्रिया बैनर्जी ने, कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में सहयोग दिया सुदर्शन नाहर ने, संपादक मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर।